हेलो दोस्तों, मैं सिकल सर आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। लेक्चरों की कड़ी में आज हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ेंगे। न्यूटन फर्स्ट लॉ इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़ चुका है। उम्मीद है कि आप उसको देख लोगे, और जिन्होंने जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो डिस्क्रिप्शन में आपको फर्स्ट लॉ का वीडियो मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप उसको देख लेना। तो अब हम लोग बात करते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ की, फिर उसी के साथ हम लोग अप्लाई धीरे धीरे एप्लीकेशन समझेंगे, कैसे हम लोग क्वेश्चंस में और कैसे हम लोग उसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन का दूसरा नियम। न्यूटन का दूसरा नियम क्या कहता है कि अगर हम किसी बॉडी पे नेट फोर्स, किसी बॉडी पर मान लो कोई भी सिस्टम है, अभी सिस्टम में समझाएंगे, कोई भी सिस्टम अगर है, कोई भी सिस्टम पर अगर नेट फोर्स, नेट मतलब टोटल मतलब रिजल्टेंट फोर्स, अगर कुछ लग रहा है, मान लो नेट फोर्स इधर लग रहा है, एफ नेट इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो बॉडी का एक्सेलरेशन उस डायरेक्शन में ए होगा। और न्यूटन साहब ये कहते हैं कि अगर उसका मास m है तो उसका एक्सेलरेशन जो होगा वो नेट फोर्स के को m से डिवाइड कर दो उसके मास से, तो हमको उसका एक्सेलरेशन बॉडी का मिल जाएगा। मतलब बॉडी पे एक्सेलरेशन कब जीरो होगा, जो फर्स्ट लॉ कहता है कब जीरो होगा, जब नेट फोर्स बॉडी पर जीरो होगा। अगर नेट फोर्स बॉडी पर जीरो नहीं है, अगर नेट फोर्स बच्चों बॉडी पर जीरो नहीं है तो एक्सेलरेशन भी जीरो नहीं हो सकता। नेट फोर्स का मतलब क्या है, थोड़ा सा अगर हम लोग समझें तो मान लो एक बॉडी है और इस पे इधर फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन और इधर फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन, तो नेट फोर्स क्या होगा, तो नेट फोर्स होगा आगे की तरफ 10 - 5, दिस इज 5 न्यूटन। इसी तरह से मान लो अगर किसी बॉडी पे आगे की तरफ 10 न्यूटन लग रहा है, पीछे की तरफ 3 न्यूटन लग रहा है या 7 न्यूटन लग रहा है और ऊपर की तरफ 4 न्यूटन लग रहा है, तो बॉडी के इस पे टोटल फोर्स क्या लगेगा, तो 7, पहले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर हम देखेंगे तो 10 में से 7 जाएगा आगे की तरफ होगा क्योंकि 10 बड़ा है, तो 10 में से 7 जाएगा 3 आगे बड़ा है तो 3 न्यूटन, 4 ऊपर लगेगा, तो रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट होगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का अंडरवुड यानी 5 न्यूटन। लेकिन अब फोर्स इधर लगेगा तो बॉडी इधर जाएगी। कहने का मतलब है अगर नेट फोर्स इधर लग रहा है तो ऐसे बॉडी का एक्सेलरेशन भी इधर ही होगा। तो न्यूटन ने ये कहा था। इसी लॉ को हम लोग और भी डिफाइन जब करते हैं तो हम लोग कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। अब अगर मोमेंट फोर्स समझने, मोमेंटम की आगे भी हम लोग जिक्र करेंगे, यहाँ पे बस फॉर्मूला बेस्ड पे समझ ले। मोमेंटम क्या है, मोमेंटम क्या होता है बच्चों, मोमेंटम का मतलब है कि अगर कोई बॉडी है आपके पास, सपोज करो ये है कोई बॉडी, इसका मास m है और किसी समय ये किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से भाग रही है, मतलब वेलोसिटी मान लो बदल नहीं रही है, v का मान कांस्टेंट है, वेग का मान कांस्टेंट है, वेग बदल नहीं रहा है। अच्छा, मोमेंटम को हिंदी में क्या कहते हैं, संवेग। क्या बोलते हैं, संवेग। तो न्यूटन सेकंड लॉ में अगर हम लोग पहले मोमेंटम समझ लें तब हम लोग आगे उसको सेकंड लॉ को अप्लाई करेंगे। तो मोमेंटम सिंपल है, अगर कोई बॉडी का मास m है और उसका वेग v है, मान लो v वेलोसिटी से आगे भाग रहा है, v वेग से आगे जा रहा है, तो उसका जो मोमेंटम, उसको p से दिखाते हैं, मोमेंटम जो होगा वो m × v होगा। मतलब p कैसी क्वांटिटी है, अगर आपसे पूछा जाए तो p एक वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, अगर आपके दिमाग में आएगा सर अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन होगी, सर तो डायरेक्शन किधर होगी, जिधर जिधर जहां ऑब्जेक्ट गति कर रहा होगा, गति कर रहा होगा, मोमेंटम की डायरेक्शन उधर ही होगी। यानी वेलोसिटी की डायरेक्शन जो होगी, जो डायरेक्शन वेलोसिटी की होगी वही डायरेक्शन मोमेंटम की होगी, क्योंकि मास तो वेक्टर क्वांटिटी है नहीं, वो स्केलर क्वांटिटी है। देयरफॉर द वेलोसिटी, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम। अच्छा, तो ये एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, P = mv। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत आगे तक यूज होगा, बहुत सारे एप्लीकेशन है, धीरे धीरे समझेंगे।
बाकी अगर हम समझे कि मतलब कोई बॉडी से हम है, हमारा मास m है और हम भागने लगे, तो हमारे हम मोमेंटम कितना रखेंगे अपने पास, m इंटू वी। बात समझ रहे हो? मोमेंटम का मतलब ये है कि कितना मोमेंटम है मेरे पास। जब हम कहते हैं हमारी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है और उसको हम मास के साथ ले लें, देन वी कॉल इट इज मोमेंटम। मतलब अगर हम भाग रहे हैं तो हमारा जो मोमेंटम होगा वो 5m इंटू वी होगा। जैसे मान लो अगर कोई बॉडी है 5 किलोग्राम की है और ये 2 मीटर पर सेकेंड से भाग रही है, तो इसका मोमेंटम कितना होगा बच्चों, 5 2 जा 5 इंटू 2 यानी 10 मीटर, सॉरी 10। ये यूनिट क्या लिखोगे, यूनिट मोमेंटम की क्या लिखोगे, मास यानी द्रव्यमान, द्रव्यमान की यूनिट किलोग्राम। वी माने वेग, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड, तो यूनिट हो जाएगी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अच्छा, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, इसका होता है m, इसका होता है l और इसका होता है t, ऊपर जाएगा तो -1, तो mlt -1। तो डायमेंशन फॉर्मूला हमने सीख लिया, mlt -1, यूनिट हो गई किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, तो इसकी यूनिट हो जाएगी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, तो दैट इज मोमेंटम। तो न्यूटन सेकंड लॉ को हम लोग इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, अप्लाइड फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट। इसका क्या मतलब है? अच्छा, हम मोमेंटम क्लियर है, नोट कर लिया होगा आपने। हम लोग बात कर रहे हैं न्यूटन सेकंड लॉ, यानी फोर्स जो हम डिफाइन करेंगे, नेट फोर्स, वो हम कहेंगे द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, अप्लाइड फोर्स। इसको बोलते हैं संवेग परिवर्तन की दर। संवेग परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहेंगे, किसी बॉडी पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा होगा वो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अच्छा, हम जब इसको सॉल्व करेंगे, जैसे हम लोग कहें अगर कि इसका क्या मतलब, इसका मतलब है जो फोर्स अप्लाइड होगा, नेट फोर्स, वो होगा मोमेंटम में चेंज और संवेग में परिवर्तन की दर, यानी डेल्टा टी। अच्छा, ये आइडिया कहाँ से आया? ये आइडिया इस बेस पे आया कि जो फोर्स हमें अप्लाई करना पड़ता है, कि ये देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो मोमेंटम है क्या एक्चुअल में, तो डेल्टा एम वी बटे डेल्टा टी। इसका मतलब है कि हम फोर्स कितना अप्लाई कर रहे हैं वो इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि कितने समय के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कोई क्रिकेटर जब बॉल को पकड़ता है, ठीक है, तो बॉल अगर वो तुरंत, जैसे मतलब आई बॉल और अपने हाथ को बिना मूव कराए ऐसे पकड़े, तो हाथ पे चोट ज़्यादा लगती है, तो हम कहते हैं फोर्स ज़्यादा अप्लाई हुआ। लेकिन अगर हम, समझना बात को, अगर हम बॉल आए और बॉल को पकड़ने में थोड़ा समय लगाएं, रोकने में थोड़ा समय लगाएं, तो टाइम अगर बढ़ा दें, तो टाइम बढ़ता है तो चोट हमारे हाथ पे कम लगती है। कहने का मतलब क्या है कि मान लो अगर कोई फील्डर है और बॉल को पकड़ रहा है, बॉल आई और तुरंत यहाँ आके बॉल हाथ को बिना मूव कराए उसने रोक दिया बॉल को, तो जब अगर तुरंत रोक दिया बिना मूव कराए, तो डेल्टा टी जो है वो बहुत स्मॉल हुआ, वेरी वेरी स्मॉल हुआ। अगर बहुत स्मॉल होता है तो हमको क्या फील होता है, हाथ पे हमें ज़्यादा चोट फील होती है कि नहीं? इसी तरह से अगर हमें मान लो बॉल आए और उसको पकड़ने के लिए, रोकने के लिए हम उसमें थोड़ा टाइम लगाएं, हाथ को भी पीछे ले जाएं, तो यहाँ से बॉल यहाँ तक जाए, मतलब इतना टाइम ले ले रोकने में, तो यहाँ पे जो डेल्टा टी होगा वो बहुत स्मॉल नहीं होगा। तो अगर डेल्टा टी बहुत स्मॉल नहीं होगा तो चोट हमें कम महसूस होती है, यानी फोर्स कम लगता है। इसका मतलब है अगर हम डेल्टा टी बढ़ा रहे हैं, तो जो अप्लाइड फोर्स है वो हमें कम फील हो रहा है, हमें चोट कम लग रही है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो नेट फोर्स है बॉडी पर वो डेल्टा टी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मेरी बात समझ रहे हो? व्युत्क्रमानुपाती, यानी डेल्टा टी यानी टाइम जो लगने वाला समय है, फोर्स जो लगने वाला बॉडी पर फोर्स का समय है, वो अगर ज़्यादा है
तो फोर्स हमें कम लगेगा, और डेल्टा टी अगर कम है तो फोर्स ज़्यादा महसूस होगा। इसका मतलब डेल्टा टी जो है वो एफ नेट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मेरी बात समझ में आ रही है? इसी तरह से मान लो, अगर मान लो कोई बहुत हल्की बॉल, हम आपसे कहते हैं कि मान लो कोई हल्की सी बॉल है, ठीक है, और कोई मान लो फुटबॉल है बड़ी सी, इसको रोकना हो तो इसको रोकने के लिए हमें बहुत हल्की कम ताकत लगेगी, और इस फुटबॉल को रोकने के लिए हमें बहुत ताकत लगानी पड़ेगी। इसका मतलब है अगर मास ज़्यादा होगा तो फोर्स भी हमें ज़्यादा लगाना पड़ेगा रोकने के लिए या फेंकने के लिए। मतलब अगर भारी चीज़ होगी, है ना, होता है ना, एक डिस्कस थ्रो या कुछ होता है बहुत हैवी सा, तो उसको जब फेंकते हैं तो वो बहुत भारी होता है, तो इसलिए वो बहुत दूर नहीं जा पाता। तो इसका मतलब है अगर मास हम ज़्यादा ले रहे हैं तो उसको भी फेंकने में भी ज़्यादा ताकत लगेगी। इसका मतलब इसका मतलब है कि जो फोर्स है, जो नेट फोर्स है, वो मास के प्रोपोर्शनल है। फिर बात आई कि अच्छा ठीक है, अब आपने देखा होगा कि मान लो अगर हम कोई गोली है, गोली बहुत हाई वेलोसिटी से आती है, तो बहुत हाई है, हल्की बट वेलोसिटी बहुत अधिक है, बहुत अधिक वेलोसिटी भी उसको रोकने में बहुत ताकत लगती है। मतलब गोली को रोक नहीं सकते आप क्योंकि बहुत ताकत लगेगी। इसका मतलब है कि वेलोसिटी अगर अधिक होगी, मतलब अधिक तेज कोई चीज आ रही होगी, तो उसको रोकना कठिन होगा, उसको रोकना आसान नहीं होगा। या अगर कोई चीज को बहुत तेज फेंकना है आपको, मान लो आपके हाथ में है, हमने कहा इसको ऐसे फेंको, धीमे से फेंक दिया तो कोई बहुत कम ताकत लगी, हमने कहा बहुत तेज फेंको, बहुत दूर जाए, तो आप तेज फेंकोगे तो ज़्यादा ताकत लगाओगे, ज़्यादा ताकत लगाओगे तो ज़्यादा फोर्स लगाओगे। इसका मतलब है अधिक वेलोसिटी देने पर भी आपको फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ रहा है। इसका मतलब नेट फोर्स जो है वो वेलोसिटी के भी प्रोपोर्शनल है। अच्छा, इससे सर एक दो चीज तीन चीज मिली कि जो एफ नेट फोर्स है वो मास के भी प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी की प्रोपोर्शनल है, और डेल्टा टी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब ये तीनों चीजें मिली तो हमने कहा ये तो मोमेंटम है। लेकिन हम एक चीज हम जानते हैं, अच्छा आप समझो बात को, कि जैसे मान लो कि एक ट्रॉली है, मान लो कि एक ट्रॉली है, इसको इधर रखता था, मान लो कि एक ट्रॉली है, जैसे ऐसे कोई चीज है, ठीक है, और इसको आप ऐसे धक्का दे रहे हो, तो वो चल रही है। मान लो इसमें हम कूड़ा भरते जाएं, ट्रॉली चल रही है और कूड़ा भर रहा है, तो जाहिर सी बात है जैसे जैसे कूड़ा भरता जाएगा इसको धक्का देने में भी हमें, अगर मान लो हमें इसकी कांस्टेंट वेलोसिटी रखनी है, सपोज करो कि मान लो हम चाहते हैं कि ये 5 मीटर पर सेकंड से मूव करता रहे, सपोज करो, समझना अच्छे से, कोई बहुत टफ चीज नहीं बता रहे, कि मान लो ये ट्रॉली है, अभी खाली है, हमने कहा इसको 5 मीटर पर सेकंड से मूव करो, तो हमने एक फोर्स लगाया, मूव करना स्टार्ट कर दिया, और इसमें हम कूड़ा भरते जा रहे हैं, कुछ भी सामान भरते जा रहे हैं, तो इसको 5 मीटर पर सेकंड से ही चलाने के लिए हमें अब ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी खींचने के लिए, तो और ताकत लगाएंगे ताकि ये 5 मीटर पर सेकंड से मूव करता रहे। तो कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को समझो कि अगर मास वेरी कर रहा है, अगर द्रव्यमान बदल रहा है, तो भी हमें ताकत ज़्यादा लगानी पड़ रही है कि नहीं? अगर मास बदल रहा है तो हमें ताकत ज़्यादा लगानी पड़ रही है। और इसी तरह से अगर वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ाना है, मान लो अगर कोई चीज रुकी है और उसको चलाना है, तो भाई धक्का तो देना पड़ेगा ना चलाने के लिए, कि अपने आप चल जाएगी हवा से भी तो धक्का ही लगेगा। इसका मतलब है अगर कोई चीज रुकी हुई चीज को चलाना हो या चली हुई चीज को रोकना हो, तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इसी पर ही है कि अगर कोई चीज रुकी है तो रुकी रहेगी, अगर मान लो मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी कांस्टेंट वेलोसिटी से, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए। तो वही चीज है कि अगर बॉडी का वेलोसिटी कांस्टेंट है तो कोई फोर्स नहीं लगा, कोई दिक्कत नहीं, मास भी नहीं बदल रहा है, वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, कोई चीज नहीं। लेकिन अगर इनमें से कोई भी चीज बदला, मास भी बदला, वी भी बदला, या दोनों बदला, तो दोनों ही कंडीशन में हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। मास बदलने पर फोर्स लगाना पड़ेगा, या वेलोसिटी बदलने के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। और डेल्टा टी क्या है? डेल्टा टी है जितने समय के लिए फोर्स लगा रहे हो वो डेल्टा टी है, समय अंतराल या टाइम इंटरवल्स। तो इन सब डिस्कशन से हम लोगों ने एक चीज सीख ली, आप नोट कर लेना अपने अपने शब्दों में, ये चीजें, ये तीनों, ठीक है। इन तीनों चीज हमने ये सीखी, ये जो शब्द कहा गया, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड अप्लाइड फोर्स,
द नेट फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट, टोटल जो कुल परिणामी बल लग रहा है ऑब्जेक्ट पे। तो ये जो नेट फोर्स लग रहा है, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, वो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमने ये पाया अपने नॉर्मल अनुभवों से या हमने डिस्कशन से कि कहीं ना कहीं नेट फोर्स एम पे भी डिपेंड करता है, वी पर भी डिपेंड करता है और टी पर भी डिपेंड करता है। कैसे कैसे करता है ये भी देख लिया। इसलिए हमने कहा कि हमने इस पूरे को मिलाया, हमने कहा ये मोमेंटम है, इसमें चेंज हो और डेल्टा टी। तो हमने कहा कि नेट फोर्स तब अप्लाई होगा किसी ऑब्जेक्ट पर जब मोमेंटम में चेंज हो, और इसी को हमने कहा मोमेंट। ये डेल्टा पी का मतलब क्या है? डेल्टा पी का मतलब है चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। डेल्टा टी क्या है? मोमेंटम में संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन। डेल्टा टी क्या है? समय अंतराल, या इसको बोलते हैं टाइम इंटरवल। बात समझ में आ रही है? तो एफ नेट फोर्स अप्लाइड इज डेल्टा पी बटे डेल्टा टी, एंड डेल्टा पी इज रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम में चेंज, संवेग में परिवर्तन, डेल्टा टी समय अंतराल। अगर हम लोग नॉर्मल सवालों में ये देख के चलेंगे, फिर हम लोग आगे जब एक रॉकेट वाला क्वेश्चन लगाते हैं जिसमें फ्यूल, सॉलिड फ्यूल होते हैं, या फिर और भी क्वेश्चंस देखेंगे, 1-2 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन लगाएंगे जिसमें मास भी चेंज होगा। बट नॉर्मली अगर हम इसे नोट कर ले रहे हैं, बाकी नॉर्मली अगर हम ये बात करें कि मास चेंज नहीं हो रहा है, सपोज करो, तो यू कैन राइट इट एफ नेट इज इक्वल टू डेल्टा एम वी बटे डेल्टा टी। अगर हम मान के चलें, क्या मान के चलें कि m जो मास है वो बदल नहीं रहा है ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट में से कोई भी मास नहीं खत्म हो रहा है, तो f मास जो है वो कांस्टेंट है, द्रव्यमान नियत है, द्रव्यमान बदल नहीं रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम मास को बदल नहीं रहे हैं। मास अगर कांस्टेंट है तो मास को हम इसके बाहर ले सकते हैं, मास बाहर आ जाएगा डेल्टा वी बटे डेल्टा टी। और डेल्टा वी बटे डेल्टा टी क्या होता है? डेल्टा वी बटे डेल्टा टी इज, बताओ, त्वरण, एक्सीलरेशन, दिस इज ए। तो ये जो आता है फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू एम ए, ये तब आता है जब हम ये मान के चलते हैं कि एम क्या है? कांस्टेंट। बात को जहां समझने वाली बात है कि एफ बराबर एम ए हम तभी लेंगे जब m कांस्टेंट होगा। अगर m कांस्टेंट नहीं है तो हम यही बेसिक फॉर्मूला यूज करेंगे, एफ नेट, ये बेसिक है, एफ नेट इज इक्वल टू डेल्टा पी बटे डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, संवेग परिवर्तन की दर को हम नेट फोर्स जो अप्लाई हो रहा है वो, एंड एफ नेट इज इक्वल टू एम ए तब आएगा जब हम m को क्या मान के चलेंगे? कांस्टेंट। मेरी बात समझ में आ रही है? ध्यान से समझने वाली बात यह है कि अगर जिस समय एकदम एट एन स्टैंड जैसे ही आप फोर्स लगाना बंद कर दोगे तुरंत एक्सेलरेशन 0 होगा। ऐसा नहीं होता कि आपने फोर्स लगाया और 1 सेकंड के बाद, 10 सेकंड के बाद फोर्स 0, एक्सेलरेशन 0 हो रहा है। नहीं, आपने जैसे ही फोर्स लगाना बंद किया एक्सेलरेशन तुरंत एट एन स्टैंड 0 हो जाएगा। मतलब एक्सेलरेशन 0 हुआ तो इसका मतलब फोर्स लगना बंद हो गया है। अगर एक्सेलरेशन किसी बॉडी पे 0 है, इसका मतलब नेट फोर्स लगना बंद, फोर्स लगेगा लेकिन नेट फोर्स लगना बंद हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है? तो एकदम क्लियर कट, बहुत सिंपल भाषा में हमने अभी तक सीखा है। तो ये है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, और आप लोग बेसिक जानते ही हो। इसको हम लोग किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी कह सकते हैं। इसका ये डायमेंशन फॉर्मूला MLT-2 होगा, यूनिट न्यूटन होगा, और डाइन भी होता है। ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं, मिटा दें। अब हम लोग ये देखेंगे कि जब ये दोनों चीज़ क्लियर है एकदम, हाँ बस सर समझ में आ गया कि एफ नेट ये है, इसको अप्लाई कैसे करेंगे सर? तो जब भी अप्लाई करना हो न्यूटन्स, अब हम लोग देखेंगे, अभी थर्ड लॉ को नहीं ला रहे हैं बीच में, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ का एप्लीकेशंस कैसे करना है, यूज़ कैसे करेंगे। यूज़ करने में सबसे पहले हमको ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि हम सिस्टम किसे मान रहे हैं। सिस्टम को हिंदी में क्या कह सकते हैं? निकाय। निकाय हम किसे मानेंगे? क्योंकि सारा ध्यान हमारा निकाय पर होगा।
जब हम अपना सिस्टम एक बार डिसाइड कर लेंगे कि सिस्टम हमारा ये है, सिस्टम मतलब कुछ भी हो सकता है। जैसे हम आपसे सपोज करो कि ये अर्थ है, ये अर्थ है और इस पे हम ऐसे खड़े हैं, आप भी खड़े हो, हम भी खड़े हैं, बैठे होंगे, जो भी कर रहे हो, तो हम इस पूरे को एक सिस्टम मान सकते हैं, हम इसको सिस्टम मान सकते हैं और अर्थ को भी सिस्टम मान सकते हैं। मतलब हम स्वतंत्र हैं, हम फ्री हैं कि हम किसी को भी एक सिस्टम मान सकते हैं। लेकिन जब एक बार हम सिस्टम तय कर लेंगे कि हमारा सिस्टम ये है, तो फिर हम उस चीज को देखें। क्योंकि जब हम बात करेंगे कि निकाय पे इतना बल लग रहा है या निकाय द्वारा इतना बल लग रहा है, तो तभी हम कर सकते हैं जब हम एक बार सिस्टम डिसाइड कर लेंगे। लेकिन सिस्टम डिसाइड करने के कुछ नियम हैं, वो ध्यान में आपको रखना है। क्या ध्यान में रखना है? जैसे एक ऐसी वर्मा का ही है, मैं बना देता हूँ भाई, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा उससे। मान लो एक ब्लॉक ए है और एक ब्लॉक बी है, फिर ये रस्सी से बंधा, फिर ये ब्लॉक सी हो गया, ठीक है। फिर मान लो ये आया, ये पुली है, पुली पढ़ना है अभी बहुत सारा, तो ये पुली है। और फिर मान लो यहाँ पे कोई चीज़ है, डी है जो सरक रही है, और फिर ये आई, ये कोई ब्लॉक है, ई है, ये सरक नहीं रहा है, और ये आया, फिर मान लो ऐसे पुली को ले आए, ये ऐसे आ गया, और यहाँ पे एक ब्लॉक है ऐसे, और मान लो इसको हम इधर फोर्स लगा रहे हैं F। अच्छा, अब इस पूरे सवाल अब कठिन देखो, इसमें अभी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, अरे सर ये सब क्या बना दिए, ये समझ नहीं जाना हमको, बस ये समझना है। अच्छा, एक ब्लॉक है, हमने इस पे एक ब्लॉक और रख दिया, फिर एक रस्सी से बांध दिया, फिर सी बनाया, एक सी से ऐसे पुली बांध दी, पुली से हमने एक सी, ये सरक सकता है, इस पे ये सरक सकता है, डी नहीं सरकेगा, फिर ये इधर आया और इससे बंद कर ये एफ मान लो ब्लॉक ना, या जी मान लो, क्योंकि एफ फोर्स ले रहा है तो जी मान लो इसमें है। अब देखो, इसमें हम निकाय कुछ भी मान सकते हैं भाई, बात को समझो। क्या हम इस पूरे को निकाय मान सकते हैं? ये डिसाइड ऐसे नहीं होगा। क्या हम अच्छा, एक चीज और दिमाग में रखनी कि ए बी पर सरक नहीं रहा है। अगर ए बी पर सरकने लगेगा, मान लो हमने ऐसे फोर्स लगाया और ये रुक गया या ये सरक रहा है आगे पीछे, तब हम इन दोनों को अलग अलग लेके चलेंगे। लेकिन अब सोचो जरा कि अगर ये एफ फोर्स लगा रहा है और ये आगे ए एक्सेलरेशन से भाग रहा है, तो ये भी इसके साथ भागेगा, ये रस्सी भी भागेगी, ये भागेगी, तो ये भी भागेगा ये एक्सेलरेशन से, क्योंकि ये सरक रहा है, ये सरक सकता है, तो ये सरक सकता है, तो ये अब सरकेगा भी और रस्सी भी जाएगा, तो इसका एक्सेलरेशन ए नहीं होगा। लेकिन ये रस्सी तक ए ही होगा, ये भी ए होगा, और ये ब्लॉक भी ए से जाएगा, और क्योंकि ये इस पे सरक नहीं रहा है तो ये भी ए से जाएगा। मेरी बात समझ में आए? फिर से समझो। अगर हम इस पे फोर्स ऐसे लगा रहे हैं और मान लो ए त्वरण से, ए एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, तो ये रस्सी इससे बंधी है, ये भी ए से, ये भी ए से, ई भी ए से जाएगा, क्योंकि डी इस पे सरक सकता है, तो अगर ये सरक सकता है तो ये सरकेगा भी और रस्सी के साथ भी जाएगा, तो इसका एक्सेलरेशन दोनों साथ में चल। वैसे कोई चीज़ है और जैसे मान लो ये है और ये इस पे सरक भी रही है, नीचे की तरफ भी जा रही है, और ये पूरा ऑब्जेक्ट भी नीचे जा रहा है, तब इसका एक्सेलरेशन अलग हो जाएगा ना, क्योंकि ये खुद भी मूव कर रहा है, इसलिए ये नहीं ले रहा हूँ ये ए। अच्छा, लेकिन ये रस्सी ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, क्योंकि ये इस पे सरक नहीं रहा है तो ये भी ए होगा। मान लो चिपका है, सपोज करो बी ब्लॉक, ऐसा कुछ। तो अब हमें ये दिमाग में रखना है, हम निकाय किसको मान सकते हैं? निकाय हम उसे मान सकते हैं उस सिस्टम में जिसके एक्सेलरेशन सेम हो, जिसके त्वरण, जिसके एक्सेलरेशन या त्वरण सेम होंगे, जिसके भी एक्सेलरेशन सेम होंगे। तो जिनके एक्सेलरेशन सेम होंगे उनका हम एक सिस्टम मान सकते हैं। जैसे अगर हम आपसे कहें बच्चों, तो आप कहोगे सर ए का एक्सेलरेशन, बी का एक्सेलरेशन, सी का एक्सेलरेशन, ई का एक्सेलरेशन, जी का एक्सेलरेशन सेम है। लेकिन हमें एक बात और ध्यान रखनी है मित्रों, कि उनकी डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए।
इसका मतलब है हम जिसको भी सिस्टम मानेंगे उसकी डायरेक्शंस भी सेम हो। जैसे हम कहें सर इसको सिस्टम मान सकते हैं क्या, क्या ए अकेले को सिस्टम मान सकते हैं क्या? हाँ, मतलब हम इसको एक अकेला सिस्टम मान सकते हैं। सिस्टम मान लिया कि हाँ ये एक सिस्टम है। अब सब कुछ ध्यान मेरा इसी पे रहेगा, सारा ध्यान मेरा किस पे रहेगा? ए पे। जब हमने कहा नहीं ए को ना मानो, ए प्लस बी को मान लो, तो अब हमारा सारा ध्यान ए प्लस बी पे रहेगा। मतलब इस पूरे को हमने निकाय मान लिया, तो अब हम सारे फोर्सेस इस पर देखेंगे, ए प्लस बी पर। या अगर हमने मान लिया ए प्लस बी प्लस सी, क्या मान सकते हैं? हाँ, क्योंकि तीनों एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं। रस्सी इसको इस साथ ले जाएगी। अभी रस्सी के बारे में हम लोग अलग से पढ़ेंगे, टेंशन जिसे बोलते हैं। यहाँ पे हम उसकी बात अभी नहीं करें, ये रस्सी है। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों एक साथ जाएंगे। क्या ए प्लस बी प्लस सी प्लस ई मान सकते हैं? क्या ए प्लस बी प्लस सी प्लस ई मान सकते हैं? बताओ। ए प्लस बी प्लस सी प्लस ई मान सकते हैं? नहीं मान सकते, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी एक डायरेक्शन में जा रहा है, जबकि ई किधर जा रहा है, इसलिए उसको हम सिस्टम नहीं मान सकते। क्या हम सी प्लस जी को सिस्टम मान सकते हैं? सी प्लस जी को सिस्टम मान सकते हैं? एक ही डायरेक्शन, तो हम सी प्लस जी को सिस्टम मान। क्या हम तो अब आप समझ गए होगे, इसमें बहुत बड़ी चीज नहीं है। अच्छा, हम लोगों ने क्या क्या समझ लिया कि सिस्टम किसे मानना है। सिस्टम हमें किसे मानना है? जिनके एक्सेलरेशन सेम होंगे, पहले पॉइंट। दूसरा, तो उनको मतलब हमने ए को पूरा सिस्टम, अब हमने ए प्लस बी प्लस सी, अब पूरे को हमने ऐसे सिस्टम मान लिया, एज ए सिस्टम। समझ लो। क्या हम डी को सिस्टम मान सकते हैं? क्या हम डी प्लस ई को सिस्टम मान सकते हैं? डी प्लस ई को नहीं मान सकते। क्यों? नहीं, डी भी तो ऐसे जा रहा है, नहीं मान सकते, क्योंकि डी सरक भी रहा है। तो डी अगर सरक सकता है तो इसका एक्सेलरेशन और इसका एक्सेलरेशन अलग अलग होगा, इसलिए डी को सिस्टम नहीं मान सकते, तो ये भी सिस्टम नहीं मान सकते। बात समझ में आ रही है? और हमें और भी क्या ध्यान रखना है, उनकी डायरेक्शंस भी सेम होनी चाहिए। एक बार जब आप सिस्टम बना लोगे, सिस्टम क्लियर है? क्लियर है? मिटा रहे हो? एक बार जब आप सिस्टम मान लिए कि हाँ हमने ये सिस्टम मान लिया, नियम लिख लिया, समझ गया सर सिस्टम क्या होगा, फिर हमको आना है कि दूसरा स्टेप क्या होगा हमारा। फर्स्ट स्टेप तो वही हो गया, सिस्टम बना लिया। दूसरा स्टेप होगा, हमें ये देखना होगा, हमें यह देखना है अब कि कौन कौन, हमें यह देखना है कि हमें यह देखना है अब कि कौन कौन से फोर्स सिस्टम पर अप्लाई हो रहे हैं। अब ये ध्यान देने वाली बात है, अप्लाई हो रहे हैं क्या मतलब है? हम ये देखना चाहते हैं कि कौन कौन से फोर्स सिस्टम पर अप्लाई हो रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पर है, ऑन द सिस्टम देखना है हमें। क्या देखना है दोस्तों? ऑन द सिस्टम, नॉट बाई द सिस्टम, नॉट बाई द सिस्टम। हमें सिस्टम के द्वारा जो बल लग रहा है वो नहीं लेना है। जब हम किसी को एक सिस्टम मान लेंगे तो हमें उसके मोशंस को देखना होगा ना। तो अगर हमें उसके मोशंस को देखना होगा तो हम सिस्टम पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, क्योंकि वो जो फोर्स उस पर लग रहे हैं वही तो उसको मोशन में लाएगा। तो हमें ये देखना होगा कि सिस्टम पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, ना कि सिस्टम के द्वारा। बात समझ में आई? मतलब सिस्टम किसी पर बल लगाएगा वो हमें उससे कोई मतलब, सिस्टम पर कौन कौन से बल लग रहे हैं, हमने जो भी सिस्टम मान लिया, अब उस सिस्टम पर कौन कौन से बल लग रहे हैं इसको देखना होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लो कि ये कोई बंदा है ना, ये ऐसे खड़ा है, मान लो ऐसे कोई ऑब्जेक्ट, कोई बोझ लादा हुआ है ऐसे सर पे।
तो ऐसे बहुत ज़्यादा हुआ है, ऐसे खड़ा है। तो अगर आप देखो यहाँ पे, तो ये जहां ग्राउंड पर खड़ा है और ये जो खड़ा है, इसके ऊपर जो ऑब्जेक्ट है, जो वस्तु रखा हुआ है, इसमें आप इसको सिस्टम मान सकते हो, इसको और इसको मिला के एक सिस्टम मान सकते हो, और इसको और इसको मिला के, या इसको मिला के एक सिस्टम, कोई भी एक सिस्टम मान सकते हो, क्योंकि ये रेस्ट में है, ये कहीं जा नहीं रहा है। ये क्या है, वहीं पर रेस्ट में है, रुका हुआ है, कहीं जा नहीं रहा है। तो सब कुछ रुका हुआ है, सबका एक्सीलरेशन सेम है। अब हमें क्या काम करना है, हमें पहले ये काम तो हम करेंगे, तो पहले हम क्या कर लेंगे, पहले हम सभी फोर्सेस पहचान लेंगे, सभी फोर्सेस पहचान, अभी हम बताएंगे, समझ में आएगा, पहचान लेंगे। हम क्या करेंगे बच्चों, पहले हम सभी के सभी फोर्सेस पहचान लेंगे कि कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? फिर हम सिस्टम जो भी मानेंगे, सिस्टम पर जो बल लग रहा है उसको देखेंगे। जैसे अगर हम इस एग्जांपल में कहें, तो क्या बताओ, पहली चीज, इसको हम मान लो ए नाम दे दें, इसको हम ए दे देते और इस बंदे को बी नाम दे देते ना, तो थोड़ा सा बोलने में आसानी रहेगी बार बार। तो क्या ए पर मान लो ए का मास है m1 और इसका मास है m2, है ना, मान लो, तो ए पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा कि नहीं, बताओ कौन, ये अर्थ खींचेगी कि नहीं उसे, किधर, नीचे की ओर। तो m1g किधर लगेगा, नीचे लगेगा, ब्लॉक पे लगेगा। क्या, क्योंकि ये इस पे रखा है, जैसे मान लो हमने कोई चीज ऐसे रख दिया, अभी हम लोग नॉर्मल फोर्स की बात नहीं कर रहे हैं, कोई चीज रख दिया तो हमको वो भार महसूस होगा ना, और क्योंकि हम उसे बैलेंस किए हुए हैं, तो हमारा सर इस पर एक फोर्स ऊपर की ओर लगाएगा, इसको हम लोग नॉर्मल फोर्स कहते हैं। अभी के लिए हम लोग ऐसे बोल दे रहे हैं नॉर्मल। अब ये मत परेशान हो रहे सर नॉर्मल फोर्स क्या है, ये सब पता नहीं क्यों बता रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि भाई कॉमन सेंस से आप समझो, अभी की जैसे हमने कोई चीज रखा अपने ऊपर, तो ये चीज हमको दबा रही है, लेकिन अब दब तो रहे नहीं हम, इसका मतलब हम उसको उठाए हुए हैं, इसका मतलब हम उस पर किधर पर लगा रहे हैं, ऊपर की ओर। तो जो हम उसको लगा रहे हैं ऊपर की ओर, ये वो नॉर्मल फोर्स है। नॉर्मल फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर की ओर। यानी इस ब्लॉक पे दो फोर्स लग रहा है, एक तो नीचे की तरफ लग रहा है m1g, और एक ऊपर की तरफ लग रहा है नॉर्मल फोर्स n मान लो या कुछ भी मान लो, लग रहा है। और अगर हम ये कहें इस बंदे पर b पर, ये जो हमने बात की वो a पर के, ठीक है। अब अगर हम कहें b पर बताओ, या हम सारे फोर्सेस पहचान लें जैसे, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि बी पर एक फोर्स लगेगा जो ए बी को दबा रहा है कि नहीं, तो ए बी को दबा रहा है, कितने से दबा रहा है भाई, m1g कौन लगा रहा है, तो ग्राउंड लगा रहा है। जैसे मान लो ये है कोई ऑब्जेक्ट, मान लो कुछ और रखा हमने, मान लो ये रखा, तो इसका इस पे m1g, मान लो इसका मास m1 है, तो नीचे कितना लगेगा, m1g लगेगा, नीचे कितना लगेगा, इस पे m1g नीचे लगेगा। अब हमने इसके रास्ते में हम आ गए, तो ये जो m1g कौन लगा रहा है, ये m1g नीचे अर्थ लगा रहा है ना इस पर। अगर हम इसके रास्ते में कुछ नहीं आएगा तो ये नीचे जाएगा, लेकिन इसके रास्ते में हम आ गए तो ये हमको दबाने लगा m1g से, है ना। तो इसका मतलब है ए बी को दबा रहा है, किससे, कितने फोर्स से, m1g से, किधर, नीचे की ओर। और कौन सा लग रहा है, और लग रहा है इसका मास m2g, ये कौन लगाएगा, वही ग्रेविटेशनल फोर्स, ये इस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगेगा, m2g लगेगा। और एक, क्योंकि ये इसको दबा रहा है नीचे की ओर, तो ये अर्थ इस पे लगाएगी एक नॉर्मल फोर्स, लगाएगी कि नहीं, अर्थ लगाएगी इस पे, तो एक नॉर्मल फोर्स लगेगा, नॉर्मल लगेगा अर्थ के द्वारा,
तो ये सब फोर्सेस लगेंगे। और अगर हम एक फोर्स अर्थ की बात करें तो अर्थ पे ये सभी फोर्स लगेंगे। तो एक तो अर्थ पे ये लगाएगा नीचे की तरफ, है ना भाई, जैसे अर्थ है तो अर्थ को ये नीचे की तरफ उसको दबाएगा, और अर्थ पे एक ऊपर की ओर लगेगा, वो मतलब दोनों मिल करके इसको ऊपर की तरफ खींचेंगे तो एक वो फोर्स लगेगा। तो ऐसे ऐसे करके सारे फोर्सेस पहचान लिया आपने, समझ में आ रहा है। फिर ये समझना, लिख लेना इसको। फिर हम लोग करना क्या है, हम लोग को करना कुछ नहीं है, सिंपल की बात है। जैसे हमने मान लिया कि बी यानी व्यक्ति को सिस्टम मान लिया, पर्सन को, व्यक्ति को सिस्टम मान लिया, दो मान लेते हैं, सिस्टम मान लिया, एक व्यक्ति को मान लिया सिस्टम, ठीक है, और पहला, और दूसरा मान लिया ए प्लस बी को सिस्टम मान लिया, मतलब व्यक्ति प्लस ऑब्जेक्ट को सिस्टम मान लिया। तो अब हमें और चीज़ों से मतलब नहीं, हमें ये देखना है कि अच्छा हमने व्यक्ति को जब सिस्टम माना तो ये व्यक्ति था, तो एक इस पे नीचे लगा M2G, ठीक है, और एक नीचे दबा रहा है M1G से, है ना, और एक इस पे नॉर्मल ऊपर लगेगा N। ये तीन फोर्सेस। अच्छा इस सेकंड की बात करें, एक बार फिर से समझ लो, जैसे अगर हम खड़ा है ये, तो इस पर एक इसका अपना ग्रेविटेशन नीचे होगा M2G, एक ये जो ब्लॉक ऊपर है जो दबा रहा है इससे, वो इसको दबा रहा होगा। हम इसको सिस्टम माने, ध्यान से समझना, तो हमें केवल इसको ध्यान में रखना है। हमें क्या देखना था पहले कि हमने सिस्टम किसको माना, सिस्टम मान लिया। फिर हमें ये देखना है कि सिस्टम पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। तो सिस्टम पर जैसे अगर हम लोग देखेंगे तो सिस्टम पर एक लग रहा है फोर्स नीचे की ओर, एक ये भी दबा रहा है, तो वो M1G। और कौन लगा रहा है, और एक तो M2G हो गया जो ग्रेविटेशन लगा रहा है, एक M1G हो गया जो नीचे लग रहा है, क्योंकि वो अर्थ पे खड़ा है तो अर्थ उस पर एक नॉर्मल फोर्स ऊपर लगाएगा, रेस्ट में खड़ा है तो ये नॉर्मल फोर्स। तो ये हो गया, तीन फोर्स लगेंगे। मतलब अगर हम ये ऑब्जेक्ट है तो नीचे M1G, नीचे M2G और ऊपर नॉर्मल, ऐसा। सेकंड, अगर हमने A प्लस बी को सिस्टम मान लिया तो मतलब हमने ये और ये ब्लॉक को सिस्टम मान लिया। अगर हमने इन दोनों को सिस्टम मान लिया तो अब हमें टोटल देखना पड़ेगा ना इसको। तो हम कहेंगे कि अच्छा इसको अगर हमें देखना तो ये इस पे जो फोर्स लगा रहा है या ये इसको जो लगा रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। मेरी बात को समझो, ये अगर हमने इसको मिला के एक सिस्टम मान लिया तो ब्लॉक इस पर जो फोर्स लगा रहा है या व्यक्ति इस पर जो लगा रहा है, ये दोनों एक दूसरे के हिस्से हो गए, ये अंदर वाले बल हो गए। हमें उससे कोई मतलब, ये सिस्टम के अंदर लग रहा है, सिस्टम पर नहीं लग रहा है। जैसे अगर हमने इस पूरे को एक सिस्टम मान लिया तो क्या ये बाहर से कहीं लग रहा है? नहीं ना, तो उसको क्यों लोगे? नहीं लोगे ना। चलो, तो अब इन दोनों को अगर हमने सिस्टम मान लिया तो इन दोनों का टोटल मास हो गया M1 प्लस M2, जो कि नीचे बल लगाएगा G और ऊपर नॉर्मल लगेगा N। मेरी बात समझ में आ रही है? तो फिर हम क्या करेंगे, तीसरा स्टेप। तो दो स्टेप हमने सीख लिए, इसको मैं बता रहा हूँ, सब नोट कर लेना। हमने दो स्टेप सीखे। पहला स्टेप क्या सीखा? पहला स्टेप हमने ये सीखा कि हमें पहले सिस्टम समझना है कि सिस्टम क्या बनाना है। तो हम इसको भी सिस्टम मान लिया, हम इसको भी सिस्टम मान लिया, कुछ भी सिस्टम मान, दोनों से कर दिया। दूसरा, सिस्टम पहचानने के बाद हम ये देखेंगे सिस्टम पर कौन कौन से लग रहे हैं, ना कि सिस्टम के द्वारा। फिर हम तीसरा काम क्या करेंगे? थर्ड स्टेप क्या है हमारा? थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप है फ्री बॉडी डायग्राम। इसको हिंदी में भी यही पढ़ेंगे, ऐसा कुछ अलग से नहीं पढ़ेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम, जो भी हिंदी में पढ़ेंगे उससे कोई मतलब नहीं, मतलब समझना बस। फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम में कुछ नहीं करते, आपने जिसको सिस्टम माना था, जिसको सिस्टम यानी निकाय माना था, सिस्टम माना था, उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। बस यही खेल है। इसको क्या मान लेते हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेते हैं और उस पर
सभी फोर्सेस को दिखाते हैं, उस पर दिखाते ना, उसके द्वारा नहीं, उस पर सभी फोर्सेस को दिखाते हैं डायरेक्शन के साथ, बिना डायरेक्शन के नहीं, डायरेक्शन के साथ दिखाते हैं। बस मतलब अगर हम इसमें कहें तो इसमें अगर हम कहें तो फर्स्ट वाले में हमने क्या माना था, इस लड़के को सिस्टम, इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लो, तो जिसको सिस्टम माना था उसका मास m2 था, हमने इसका m2 मास माना था बस। अब इस पे एक फोर्स ब्लॉक लगा रहा था नीचे की तरफ m1g, एक इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है m2g, और एक ऊपर इस पे लग रहा है नॉर्मल, 3 फोर्सेस लगे। तो हमने इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लिया और हमने ये डायरेक्शन इस तरह से फोर्सेस की दिखा दी। इसी तरह से अगर सेकंड वाला देखें तो हमने इन दोनों को निकाय माना था, इस अभिव्यक्ति को और इसको मिला के उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लो। अब इन दोनों का मास क्या है, m1 प्लस m2, तो नीचे लगेगा m1 प्लस m2g और ऊपर लगेगा नॉर्मल। नॉर्मल के लिए मत परेशान होना, नेक्स्ट वीडियो हमारा इसी पर होगा नॉर्मल पर, तो उसी को हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो फिलहाल हम लोगों ने ये चीज़ यहाँ पे सीख ली कि बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, पहली बात तो ये समझ जाओ। जैसे एक क्वेश्चन कर देते हैं तब समझ में आएगा, ये तो समझ में आ ही गया होगा कैसे फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। फ्री बॉडी डायग्राम कुछ नहीं है, जिसको सिस्टम माना उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लो, सारे फोर्सेस जो उस पर लग रहे हैं उसको दिखा दो, और फिर ऑब्जेक्ट को देखो, मोशन कर रहा है तो ठीक, मोशन। अच्छा हाँ, ये एक स्टेप और लिख सकते हो इसी में कि उन सभी, अच्छा यहाँ पे अपने शब्दों में लिख लेना कि उन सभी फोर्सेस जो लगेंगे उसका नेट फोर्स निकाल लो। क्या निकाल लो? नेट, टोटल फोर्स। अभी करते हैं, क्वेश्चन समझ में आएगा। इस पर टोटल फोर्स निकाल लो, नेट फोर्स निकाल लो। नेट फोर्स बॉडी पर 0 होना चाहिए अगर बॉडी रुकी है, और अगर बॉडी कहीं जा रही है और कांस्टेंट वेलोसिटी जा रही है तब भी 0 होगा। लेकिन अगर बॉडी पे फोर्स लग रहा है या नेट फोर्स लग रहा है तो यानी बॉडी का एक्सेलरेशन होगा, तो उस डायरेक्शन में हम F बराबर ma से सॉल्व करेंगे। करते हैं, समझ में आएगा। कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है। अगर कोई बॉडी नहीं, जी नहीं लगने से मतलब है ना, जी नहीं। अगर मान लो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रही है ना, जी, जैसे मान लो एक कार्ट है, करते हैं समझ में आएगा। मान लो इस पे एक फोर्स F लग रहा है इस डायरेक्शन में, ये लग रहा है इस डायरेक्शन से 30 डिग्री पर, मान लो, ठीक है। तो अब इसका मास मान लो m है, इसका मास कुछ ले देते हैं, सॉल्व करते हैं ना क्वेश्चन को, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 10 न्यूटन है मान लो फोर्स, और इसका मास है 3 किलोग्राम। हाँ ठीक है, 5 हो जाएगा, ठीक है, 5 किलोग्राम। तो अब हमें बताना है इस बॉडी का, कार्ट का एक्सेलरेशन, ये निकालना है। आराम से करेंगे, सिंपल है क्वेश्चन, बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन। हाँ, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसका कंपोनेंट, पहले हम सोचते हैं कि कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। अभी हम उस पर नहीं जाते कि कंपोनेंट ले रहे हैं क्या ले रहे हैं। पहले हमें क्या करना है कि इस कार्ड को सिस्टम मान लेना है। हम अपनी सुविधा के अनुसार मानेंगे सिस्टम, तो हमने क्या किया, इस कार्ड को ही सिस्टम मान लिया। तो कार्ड को हमने सिस्टम मान लिया। अब हमने फोर्स पहचाने कि हाँ भैया एक फोर्स तो इधर लग रहा है, अच्छा हाँ एक ग्रेविटेशन फोर्स भी तो लगाएगा 5G, हाँ सर। अच्छा क्या ये अर्थ भी तो उस पर एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा n, हाँ बस, और भी कोई लगेगा क्या फोर्स? नहीं। तो हमने फोर्सेस पहचान लिए कि इस सिस्टम यानी इस निकाय पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, पहचान लिए कि हाँ सर ग्रेविटेशन भी लगाएगा, हाँ नॉर्मल भी लगाएगा, हाँ ये भी लगाएगा। तो हमने 3 फोर्सेस पहचान लिए, डायरेक्शन के साथ पहचान लिए। फिर हमने क्या करना है, थर्ड स्टेप क्या है, हम उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लें। पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लिया। अब फोर्सेस देखो, एक इधर लग रहा है F, तो इसके साथ 30 डिग्री पर है, और एक फोर्स इधर लग रहा है N, और एक फोर्स इधर लग रहा है 5G। 5G समझ में आ रहा होगा, 5 मास है इंटू G एक्सेलरेशन। तो पहले हम इसका कंपोनेंट निकाल देंगे, तो इस डायरेक्शन में होगा F cos 30, और इस डायरेक्शन में होगा F sin 30। अच्छा अब बताओ
अब हम इस फोर्स को भूल जाएं, क्योंकि हमने इसको तो बांट दिया ना दो फोर्सेस में भाई। अब ये ना दिमाग में कोई बच्चे क्या करेंगे, सर ये भी है, ये भी है, ये भी है। अरे तीनों थोड़ी ना है, हमने इसी को तो बांटा है इन दोनों फोर्सेस में, तो अब इसको भूल जाओ। तो हम फिर से बना लें अगर डायग्राम तो अच्छा रहेगा, थोड़ा सा और क्लियर होगा। तो हम फिर से फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं। तो अब हमें क्या दिख रहा है, नीचे 5G, आगे F cos 30, ऊपर N, और इसी डायरेक्शन में ऊपर F sin 30। क्या और कोई फोर्सेस लग रहा है बच्चों? क्या और देख लो भैया, और कोई फोर्सेस नहीं लग रहा? नहीं। क्या कार्ट ऊपर नीचे जा रही है? कि अच्छा हाँ, एक चीज दिमाग में रखना है कि क्योंकि हमने दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में क्यों बांटा, याद करो हम लोग ने जब वेक्टर पढ़े तो हमने कहा था हमेशा वेक्टर्स को दो कंपोनेंट में बांट लो और उसको इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र रूप से अलग अलग सॉल्व करो। इसको अलग सॉल्व करो क्योंकि इसका प्रभाव इस पर नहीं पड़ता, इसका प्रभाव इस पर नहीं पड़ता, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो इसका कंपोनेंट उधर जीरो ही होगा। तो इसको हम अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आ रही? अच्छा क्या बताओ, कार्ट क्या ऊपर नीचे भाग रहा है क्या? ऐसे ऐसे भाग रहा है? नहीं, कार्ट तो सिर्फ आगे जा रहा है ना। मान लो आगे ये इस डायरेक्शन से जा रहा है, यही निकालना है। तो कार्ट ऊपर नीचे नहीं जा रहा, कार्ट ऊपर नीचे नहीं जा रहा, यानी ऊपर डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, न्यूटन सेकंड लॉ या न्यूटन फर्स्ट लॉ, कि अगर किसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो है तो उस पर नेट फोर्स भी जीरो होगा। नेट फोर्स, हाँ नेट फोर्स कौन, मतलब ऊपर और नीचे। इसका मतलब अगर ये ऑब्जेक्ट ऊपर नीचे नहीं जा सकता, इसका मतलब नीचे जितना फोर्स लग रहा है उतना ही ऊपर लग रहा है। अच्छा हमने इसको 10 माना था, इसको 10 लिख लेना। 10 sin 30, 10 cos 30। तो इसको सॉल्व करोगे तो √3/2 cos 30 का मान तो 2 5 √3 आएगा, डायरेक्ट लिख लो। और ये आएगा 5 न्यूटन, ठीक है। और ये 5 × G है तो 15 न्यूटन। G की वैल्यू 10 मान रहे हैं। तो क्योंकि ये ऊपर नीचे नहीं जा रहा, ऑब्जेक्ट जा रहा है क्या? नहीं। तो जितना ऊपर फोर्स लग रहा होगा उतना नीचे, तभी तो बैलेंस होके जीरो होगा। इसका नीचे ऊपर कितना लग रहा है? n + n नॉर्मल है, यहाँ पे न्यूटन नहीं है, मेरी बात को समझना। n यहाँ पे क्या है? नॉर्मल। अब यहाँ आगे पढ़ेंगे। n + 5 = नीचे कितना है? 50। कहेंगे सर ये क्या किया आपने, समझ में नहीं आया। समझ में क्या भाई, हम कह रहे हैं ऊपर कितना लग रहा है। ऊपर लग रहा है n और 5n, 5 न्यूटन। एक 5 न्यूटन F sin 30 लग रहा था, एक n। तो ये दोनों मिल के कितने हो गए? नीचे कितना लग रहा है? 50। क्योंकि ये ऊपर नीचे नहीं जा रहा है, इसका मतलब जितना ऊपर है उतना नीचे है। इसका मतलब n + 5 = 50। तो यहाँ से n निकाल सकते हो, तो n आ जाएगा कितना? 45। n भी न्यूटन में ही होगा, ठीक है। कहना सर ये n कट जाएगा, ऐसा नहीं, ये नॉर्मल फोर्स है, ये न्यूटन यूनिट है ना, कंफ्यूज मत होना। तो n = 45 न्यूटन। अच्छा क्या ये आगे जा रहा है ऑब्जेक्ट? हाँ सर आगे जा रहा है, a एक्सीलरेशन से जा रहा है। तो अब हम इस ऑब्जेक्ट पे देखेंगे कि आगे कितना फोर्स लग रहा है। आगे सर 5 √3 न्यूटन लग रहा है। क्या पीछे लग रहा है? नहीं। इसका मतलब इस पे सिर्फ एक आगे की तरफ फोर्स है 5 √3। तो फोर्स हमने अभी सेकंड लॉ से पढ़ा कि F = ma होता है अगर मास नहीं बदल रहा है तो। अच्छा F कितना है? 5 √3। m कितना है? m है 5। a कितना है? निकालना है। 5 से 5 कट गया, a आ गया √3 मीटर/सेकंड²। इसका मतलब ये जो कार्ट है वो आगे की तरफ √3 मीटर/सेकंड² एक्सेलरेशन से जाएगा। आ गया कि नहीं सवाल? क्या कठिन लगा? नहीं लगा होगा। फिर से देखना, फिर से करना, कॉपी पेन लेके बैठो, सोचो, करो, एकदम सिंपल भाषा में बताया, आ ही जाएगा। आगे हम लोग जब सवाल करेंगे इससे बहुत कठिन क्वेश्चन करेंगे, धीरे धीरे आप पारंगत हो जाओगे सवाल में अगर घर पे प्रैक्टिस करोगे अच्छे से। तो बाकी हमें लगता है आपको ये समझ में आया होगा। आज हम लोग ने न्यूटन सेकंड लॉ डिस्कस किया, फिर न्यूटन सेकंड लॉ एंड फर्स्ट लॉ पे बेस्ड कैसे हमें उसको अप्लाई करना है, कैसे सिस्टम मानना है, कैसे फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, कैसे उसको न्यूटन अपने न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करना है, ये सीखा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करिए, लाइक करिए और
चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर नहीं किया है अभी तक, और कर लिया है तो लोगों से भी कहिए ताकि सब्सक्राइबर्स मेरे और बढ़ें और लोगों तक वीडियो आसानी से पहुँचे। बाकी घर पे पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय।